क्या हुआ? आज सुबह सुबह गोलगप्पे जैसा मुंह क्यों बना रखा है? यार मेरी सैंडल टूट गई, चलो ना नई दिला दो। बस इतनी सी बात, चलो अभी दिला देता हूँ। लेकिन धूप बहुत है, मैं बाइक पर नहीं जाऊंगी। अरे कौन सा 50 किलोमीटर जाना है, पास ही में तो जाना है। ना, तुम्हें पता है ना मुझे धूप में अच्छा नहीं लगता। कार बुलाओ फिर चलूंगी। अरे यार तुम भी ना। देखो मैं तो ऐसी हूँ, तुम्हें पसंद नहीं है तो बोलो। पसंद? मैं तुमसे प्यार करता हूँ। चलो कार बुला लेता हूँ। राहुल नैना की हर छोटी छोटी जरूरत को पूरा करता था और उसका ख्याल रखने में एक नंबर था। थैंक यू बेबी, आप सबसे बेस्ट हो। आपके लिए सिर्फ। अच्छा मैं क्या सोच रही थी, अब वक्त आ गया है। हाँ, वापस ऑफिस चलो। अरे ऑफिस जाने का नहीं, हमारे रिश्ते को अंजाम देने का। हमारे रिश्ते को और क्या अंजाम देना है? तुम मुझे अपने घर वालों से मिलवाओ ना। अरे अभी इतनी जल्दी? जल्दी नहीं है, अब सच में टाइम आ गया है। ठीक है, मैं बात करूंगा अपने घर में। अब ऑफिस चलो। कहते हैं कि प्यार में सब आसान लगता है, लेकिन असली मुसीबत तब सामने आती है जब अपने प्यार के बारे में घर वालों को बताना हो। राहुल और पूजा एक ही कंपनी में काम करते थे और एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। रात में राहुल ऑफिस से घर आता है। क्या हुआ बबुआ, ऐसे दबे पांव काहे को आ रहे हो? कुछ चोरी किए हो का? अरे मम्मी, आप जाग रही हो, सोई नहीं? अरे वो पेट में गैस हो रही थी तो सोने की व्यवस्था नहीं हो रही, सोचा टहला जाए थोड़ी देर। अच्छा अच्छा मम्मी, मैं क्या बोल रहा था। हाँ बोलो। भैया की शादी हो गई तो आपको नहीं लगता अब मेरी भी शादी हो जानी चाहिए? अचानक से तुमको शादी का ख्याल कैसे आ गया? कोई लड़की वड़की का चक्कर है का? अरे नहीं मम्मी, मैं तो ऐसे ही कह रहा था, मेरा कोई चक्कर नहीं है। ठीक है, सो जा, कल इतवार है, आराम से उठना। अगले दिन राहुल अपने कमरे में सोया हुआ था कि उसे कुछ गिरने की आवाज आई। क्या हुआ? हिटलर का हमला हुआ है क्या? अरे नहीं। मम्मी, ये हाथ में बेलन लेकर कहाँ दौड़ रही हो इस उम्र में? अरे बहुत परेशान हो गई हूँ, चावल बनाने को बोलो तो आलू बना रही है, पराठे बनाने को बोलो तो रोटी बना रही है। मम्मी जी, आपकी मायके की नौकर नहीं हूं मैं, जो सब लोग खाते हैं वही बनेगा, हर किसी के लिए अलग अलग नहीं बनेगा। बस यही जुबान तो मेरे लिए चलती है ना तेरी स्पेशल। यहाँ तो जंग का मैदान ही बना रहता है, कैसे मिलवाऊंगा इन लोगों को नैना से। अब तू क्या सोचने लगा? चल नीचे बैठ जा, नाश्ता कर ले। मम्मी, हम लोग शहर में रहते हैं, अब तो टेबल कुर्सी पर खाना सीख लो। अरे शहर में रहकर चोचले करने की कोई जरूरत नहीं है, हम तो जैसे वैसे ही रहेंगे। अरे मम्मी, फिर भी थोड़ा स्टैंडर्ड तो हाई होना चाहिए ना। तू हमें मत सिखा, समझा? क्या हुआ भाई, कौन क्या दिखा रहा है? दिखा नहीं रहा हूँ, पहले ये बताओ, अब ये क्या दातुन मुंह में लेकर यहाँ वहां घूम रहे हैं? हमारे पास बाथरूम है, वहां कीजिए ना ब्रश। अरे गांव में ऐसे ही घूम घूम कर होता है मुझसे तो। अरे तो शहर में रहने का मतलब ही क्या है फिर? तुम्हें क्या दिक्कत है, हम कैसे भी रहे। ठीक है, फिर रहिए जैसे रहना है। राहुल कमरे में आता है, तभी उसका फोन बज उठता है। आने ना, बोलो। वो बात की तुमने घर में? आज संडे था ना, तो मैं सोच रही थी तुम्हारे घर आ जाऊं। अरे आज नहीं, अगले संडे आ जाना, मैं खुद तुम्हें लेने आऊंगा। अभी मुझे घर पर बात तो करने दो। ठीक है, धोखा दिया ना तो धो दूंगी तुम्हें। अरे नहीं बाबा, नहीं छोड़ रहा हूँ, चलो अभी बाद में बात करता हूँ। राहुल कमरे से बाहर आता है, तभी उसके बड़े भाई आकाश ने उसे अपने पास बुलाया। ये लो आकाश, बेर खाओ। भैया ये क्या कर रहे हो आप, गुठलियां तो एक जगह रखो। क्या हुआ है तुझे? कल तक तो तू भी निशाने लगा रहा था मेरे साथ गुठलियों के। कुछ नहीं हुआ है। राहुल और आकाश साथ में बैठे हुए थे, तभी सास बहू में फिर से झगड़ा शुरू हो गया। बहू, मैंने कहा था ना दाल में पानी मिला दे, इतनी गाढ़ी दाल क्यों खानी है तुझे? मम्मी जी, आपको क्यों जेल वाली दाल खानी है? अच्छी दाल पच नहीं रही है क्या आपको? अब मैं क्या ये बोलूं, चटनी तो पीस दे कम से कम। आपका बस चले ना तो मुझे सिलबट्टे से ही बांध दे। अरे तो क्या मशीन की चटनी में स्वाद आता है? वैसे भी हम गांव में सिलबट्टे पर ही चटनी बनाते थे, शहर आकर क्या शहर की हवा लग गई है? ठीक है मम्मी जी, बना दूंगी। अरे हमारे पास मिक्सी तो पड़ी है, यूज करना चाहिए। अरे वो तो कब की खराब पड़ी है। तो लाइए, मैं सही करवा दूंगा। किसी ने बोला क्या ठीक करवाने को? और क्या तुम भी घर के मामलों में पड़ रहे हो? लगता है देवर जी देवरानी लाने की फिराक में है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ए बहू, तुम्हारा घूंघट कहाँ है? ओफो, भूल गई, मैं अभी करती हूँ। पूजा तुरंत अपनी सास के आगे घूंघट करती है और काम में लग जाती है। अगर ये लोग बिल्कुल नहीं बदलेंगे तो फिर मैं नैना को यहाँ कैसे लाऊंगा? वो तो बहुत मॉडर्न है और यहाँ तो पिछली सदी के लोग रहते हैं।
देवर जी, क्या हुआ, क्या सोच रहे हैं आप? भाभी आप काम पर ध्यान दीजिए ना। अगले दिन राहुल ऑफिस आता है और नैना को देखकर मन ही मन सोचने लगता है। कहाँ तो ये जींस टॉप और कहाँ मेरी माँ घूंघट ऑब्सेस्ड। हे भगवान, क्या करूं मैं। ओए, ऐसे क्या देख रहे हो? घर में बात की कि नहीं? करूंगा ना, करूंगा। मैं क्या सोच रही हूँ, होटल में मिलते हैं ना, अच्छे अच्छे कैफे में मिलेंगे। होटल में? अरे रे। जैसी नैना ने होटल की बात की, राहुल को पिछले दिनों की घटना याद आ गई, जब वो अपने परिवार के साथ होटल गया था। चलो मम्मी, लिफ्ट से चलते हैं। अरे नहीं, लिफ्ट से नहीं, मुझे बड़ा डर लगता है। तो क्या सीढ़ियों से जाएंगे? हाँ तो चलो फिर। शहर में रह रहकर तेरा शरीर जाम होता जा रहा है। हम गांव में थे तो 5-5 किलोमीटर चल कर जाते थे। हरिओम। पापा, ये कोई जगह है डका लेने की? अब कैसी कैसी आवाजें निकाल रहे हैं। अरे तो अब मैं आराम से ना रहूं? ऐसा है तो घर चल, वहां मुझे कोई रोकता टोकता नहीं है। वैसे भी ये कोट मुझसे पहना नहीं जा रहा। ए बहू, घूंघट करो। मम्मी जी, इतनी जगह आए हैं, फोटो तो खींचने दो। भाभी, वो जगह फोटो के लिए नहीं है। अब हटिए वहां से, अभी सब नीचे गिर जाएगा। अरे तो इतना कमजोर थोड़ी ना बनाया होगा। पूजा ने हल्का सा वजन उस मूर्ति के ऊपर रखा और देखते ही देखती मूर्ति भर भरा कर गिर पड़ी। क्यों हर जगह ऐसे दिखाते हो कि सब पहली पहली बार देख रहे हैं? ऐसी चीजें कभी देखी नहीं है क्या? लो, खाया पिया कुछ नहीं, गिलास थोड़ा बारह आना। राहुल ये सब सोच ही रहा था कि नैना उसे झंझोड़ कर बोली, होश में आओ। किसके ख्यालों में इतने खोए खोए रहते हो? मेरा घर ही सही है, होटल कैंसिल करो। ठीक है, इसमें इतने सीरियस होने की क्या बात है? वैसे तुम्हारी मम्मी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना मेरी जॉगिंग जिम डांस कपड़ों से? नहीं, मेरी मम्मी तो बहुत अच्छी है। ठीक है फिर। राहुल अपने घर वापस आ जाता है और आज वो मन बना कर आया था कि सबको नैना के बारे में बता ही देगा, लेकिन घर के हाल तो कुछ और ही बोल रहे थे। पापा, ये क्या हो रहा है? बेटा, वो हम सब ना चूल्हे की रोटी खाएंगे अब से। क्यों? आखिर क्यों छत काली करनी है? अरे तुझे क्या हो गया, हर चीज में दिक्कत है। और सभी लोगों से मुझे कुछ कहना है। क्या? मुझे शादी करनी है और मैंने लड़की पसंद कर ली है। क्या? हमारी नाक कटवा दी तूने? पापा, ये नया जमाना है और नैना बहुत अच्छी है, मैं उसी से शादी करूंगा। अच्छा, तो ये बात है। ठीक है, वैसे भी हमें तो तेरे लिए कोई मिल नहीं रही थी, ले आओ उसे। मम्मी, वो ऐसे घर में नहीं रह पाएगी। जगह जगह सामान फैला रखा है, ये कपड़े यहाँ क्यों सूख रहे हैं? वो काफी मॉडर्न है। अरे तो हम क्या तुझे पिछड़े हुए लोग लग रहा है? हम भी जमाने के साथ आगे आए हैं बेटा। आपके शरीर आगे आए हैं, हरकतें, बातें, काम, आदतें सब पिछले जमाने की है। तो आप क्या चाहते हैं देवर जी? भाभी, एक तो आप ना ये इतनी चटक लिपस्टिक ना लगाया करे, बहुत ही अजीब लगता है। आज का फैशन नहीं है ये। अरे लेकिन हम क्या करें? मैं उसे घर लाऊंगा और आप सभी को ऐसे रहना है जैसे आप लोग भी बहुत अच्छे पढ़े लिखे और समझदार लोग हैं। ये मारा मैंने चौका। भैया, आप ये काम बंद कीजिए और पूरे कपड़े पहन कर रहिए। नैना को ऐसे लोग बिल्कुल पसंद नहीं है। अच्छा ठीक है। राहुल सभी को समझा देता है और अगले संडे नैना को अपने घर लाता है। वाह राहुल, तुम्हारा घर तो काफी अच्छा बना हुआ है। हाँ, सब भाभी का कमाल है, उन्हें इंटीरियर की काफी समझ है। आओ आओ बेटा, तुम्हारे लिए कॉफी बनवाओ। हम लोग तो सिर्फ कॉफी ही पीते हैं। मुझे भी वही पसंद है मम्मी जी। अरे बस, अगर तुम मदर इन लॉ भी बोलोगी ना तो भी चलेगा मुझे। आंटी तो काफी पढ़ी लिखी लगती है। ऑफ कोर्स बेटा। वैसे आपको राहुल पसंद है? जी, मुझे राहुल भी पसंद है और साथ में उसकी फैमिली भी। ठीक है, तो जल्द से जल्द शादी की तैयारी शुरू करते हैं। राहुल, इतनी अच्छी फैमिली से पहले क्यों नहीं मिलवाया? अरे अब तो सारी उम्र इनके साथ ही रहना है तुम्हें। नैना राहुल से ज्यादा उसके परिवार वालों से इम्प्रेस हो जाती है और दोनों की शादी धूमधाम से हो जाती है। नैना का ससुराल में पहला दिन। यार, ये आवाजें कहाँ से आ रही है? कौन सी आवाजें? तुम्हें भी सुनाई दे रही है ना? इतना तेज झूठ मत बोलो। कौन इतनी बुरी तरह गरारे कर रहा है? अरे वो पड़ोसी है हमारे। तो वो हमारे घर में गरारे करने आया है? अभी भगा कर आती हूँ, हमारे घर की शोभा बिगाड़ दी। अरे नहीं, बाहर मत जाओ, रुको। लेकिन नैना राहुल की कोई बात नहीं सुनती और बाहर आ जाती है। पर बाहर आकर देखती है उसके ससुर ही आंगन में घूम घूम कर गरारे कर रहे थे। पापा जी, ये क्या कर रहे हैं आप? बहू। अरे क्या वैसे क्यों भाग रहे, जैसे भूत देख लिया हो? राजेश भागते हुए अपने कमरे में आ जाता है और शांति से कहता है, अरे क्या हुआ, क्यों हाँफ रहे हैं?
और वो बहू बिना घूंघट के बाहर है। शांति कमरे से बाहर आती है और नैना को देखकर कहती है, मम्मी जी पापा जी ऐसे क्यों भाग गए? अरे बहू घूंघट कहाँ है तुम्हारा? क्या कहा? घूंघट? नैना वापस अपने कमरे में जाती है और राहुल को उठाती है। क्यों, क्या बोल रही थी तुम? या मम्मी जी अचानक से बदल कैसे गई? घूंघट कहाँ है ऐसा पूछ रही है। अरे अभी तुम नई बहू हो ना, कर लो ना, कर लो। पक्का ये हमेशा नहीं रहेगा ना? अरे नहीं हमेशा नहीं, अभी कुछ दिन जो मम्मी कह रही है कर लो ना। ठीक है, कुछ दिन। नैना बाहर आती है और नाश्ते की तैयारी में अपनी जिठानी का हाथ बटाने लगती है। दीदी ये 1 गज का घूंघट करके कैसे काम कर लेती हो आप? अरे अब तो पुरानी आदत है। ये लो तुम जरा चटनी पीस लाओ। मिक्सी कहाँ है? मिक्सी नहीं चलती, उसमें स्वाद नहीं आता ना। स्वाद? अरे पर काम तो आसान हो जाता है ना। काम आसान से क्या, स्वाद तो नहीं आता ना। चलो मिक्सी में नहीं, इसे सिलबट्टे पर बनाओ फटाफट। नैना किचन छोड़कर वापस कमरे में जाती है। क्यों, तुमने तो कहा था घर में सब काम मशीन से हो जाता है, फिर ये मुझसे सिलबट्टे पर चटनी पीसने को क्यों कहा जा रहा है? अरे बेबी देखो, सिलबट्टे की चटनी में ना मेहनत होती है, अब घर वालों के लिए थोड़ी सी मेहनत तो हम कर सकते हैं ना। अरे लेकिन यार तुम समझो ना, मुझे नहीं आता ये काम। अरे बेबी बस कुछ दिन बना लो, उसके बाद बंद कर देना सब कुछ। पक्का कुछ दिन? हाँ ठीक है। नैना रसोई में आती है और चटनी पीसने लगती है। तभी उसकी सासू माँ शांति का नया आदेश आता है। बहू। क्या हुआ मम्मी जी? बहू ये सब कपड़े रखे धोने के लिए। ठीक है मम्मी जी। पूजा अपनी नई नवेली देवरानी की तरफ देखकर बोली, देवरानी जी आपको खाना बनाना तो आता ही होगा ना? नहीं दीदी मुझे खाना बनाना नहीं आता। तो फिर आप एक काम कीजिए, कपड़े धो दीजिए, खाना मैं बना दूंगी। अच्छा ठीक है। नैना बाथरूम में जाती है और आसपास देखने लगती है। क्या ढूंढ रही हो बहू? वॉशिंग मशीन मम्मी जी। वो नहीं है हमारे पास। नहीं है? ऐसा क्यों? अरे उसमें कौन सा कपड़े साफ होते हैं, वो तो बस ऐसे ही डब्बा बना दिया है। तो ये कपड़े कैसे धोए जाएंगे अब? हाथों से बहू, हम लोग हाथों से ही तो कपड़े धोते हैं। हे भगवान। नैना दौड़ी दौड़ी अपने पति के पास जाती है। अब क्या हुआ? तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? तुम्हारे घर में वॉशिंग मशीन तक यूज नहीं करते। अरे यार सॉरी, बताना भूल गया। तुम भी ना। अब मम्मी जी कह रही है कपड़े धोने को। अरे धो दो ना, अगली बार से मैं मदद कर दूंगा। पक्का? हाँ पक्का। नैना कपड़े धोने चली जाती है और राहुल मन ही मन सोचता है, अगर मैं अपने परिवार का राज खोल देता तो तुम मुझसे शादी क्या दोस्ती भी नहीं रखती। नैना कपड़े धोकर फ्री हुई थी कि उसकी जेठानी उसके पास आई। देवरानी जी आपको रोटी बनाना आता है क्या? नहीं दीदी। कोई बात नहीं, आप पोछा लगा दीजिए, मैं रोटी बना दूंगी। नैना पोछा लगाने के लिए मॉप ढूंढती है लेकिन वो भी नहीं मिलता। मम्मी जी मॉप कहाँ है? वो क्या होता है बहू? अब ये मत कहना कि ये भी नहीं है आपके पास। नहीं बहू, इस नाम की तो कोई चीज नहीं है। तो फिर पोछा कैसे लगाऊं मैं अब? अरे हाथों से बहू, बाल्टी में पानी भरो और शुरू हो जाओ। नैना अपने पति के कमरे की तरफ देखती है और फिर चुपचाप पोछा लगाने लगती है। क्या हुआ बहू? कुछ नहीं मम्मी जी। दोपहर को सभी लोग खाना खाने में बैठे थे। ये क्या है, जमीन पर क्यों बैठ गए सब? हम तो जमीन पर ही खाना खाते हैं देवरानी जी, हमारे गांव में भी ना ऐसे ही खाते हैं। गांव में? लेकिन ये तो शहर है ना। अब ये ससुराल है, ससुराल की बातें तो माननी पड़ेगी ना। अरे यार भगवान, प्यार के चक्कर में क्या क्या करना पड़ता है। दीदी और कुछ देखना बाकी है क्या? मैं तो हमेशा से गांव में रही हूँ, तो मुझे तो आदत है। दिन गुजर जाता है। नैना कमरे में आती है। तुमने मुझे धोखा दिया है। पहले पहले तो तुम्हारे घर वाले ऐसे नहीं थे। अरे धोखा तो तब होता ना जब मैं तुमसे शादी ना करता। चलो अब सो जाओ। नैना काफी थक चुकी थी, जिस वजह से वो जल्दी सो गई। सुबह उसका अलार्म बज उठा और वो जॉगिंग के कपड़े पहनकर बाहर जाने लगी। देवरानी जी ये कहाँ चली आप, और ये क्या पहना है? मैं जॉगिंग पर जा रही हूँ भाभी। दोनों की बातें सुनकर सासू माँ बाहर आती है। हाय हाय बहू, ये कहाँ चली? घर छोड़ के भाग रही हो तुम? नहीं मम्मी जी, मैं पार्क में जा रही हूँ। बहू ये ऐसे कपड़े नहीं पहनकर जा सकती बाहर। तो फिर क्या करूं? अरे जहाँ जाना है साड़ी पहनकर जाओ, ऐसे कपड़े नहीं पहनते, अच्छे नहीं लगते। नैना अपने पति के पास जाती है। राहुल उठो, उठो जल्दी। अरे क्या हुआ, कौन सा तूफान आ रहा है? ये मुझे जॉगिंग पर नहीं जाने दे रहे। अरे पर ऐसे कपड़े पहनकर तो नहीं जाने देंगे ना, तुम एक काम करो साड़ी पहन लो। हाँ
चले जाता है कि साड़ी पहन के जॉगिंग के लिए? अरे मम्मी जी के लिए इतना कर लो ना, फिर बाद में मत करना, नहीं हो ना अभी। ठीक है। नैना साड़ी पहन लेती है और जॉगिंग के लिए निकल जाती है। तभी उसका फोन बज उठता है। हाँ प्रिया बोल। क्या हाल है, कैसी चल रही है? तेरे ससुराल वाले कैसे हैं? अरे कुछ मत पूछ, मुझे साड़ी में जॉगिंग करने भेज दिया। राहुल कहता है बस कुछ दिन की बात है। अच्छा ठीक है, वैसे आज हम सब ना तेरे घर आने वाले हैं। हाँ तो आ जाओ ना। नैना जॉगिंग से अपने घर वापस आती है तो देखती है उसके जेठ आकाश बेर खा खा कर गुठलियां यहाँ वहां कर रहे थे। ये क्या है, अब घर गंदा क्यों कर रहे हैं? मैं तो ऐसे ही खाता हूँ, हम गाँव में भी ऐसे ही करते थे। हाँ पर ये गांव नहीं है, शहर है। नैना जब से आई थी सब कुछ समझा समझा कर थक गई थी कि ये गांव नहीं है, शहर है, लेकिन एक अकेला क्या ही क्रांति करे। मम्मी जी आज मेरी सहेलियां घर आएंगी। अरे लेकिन बहू अभी तो द्वार लीपा भी नहीं है। हैं? क्यों लीपना है? अच्छा रहता है बहू। बड़ी बहू जल्दी से लीप दे, मैं गोबर उठा लाई थी। देवरानी जी आपकी सहेलियों के लिए नाश्ता भी तो तैयार करना होगा ना, आपको तो आता नहीं तो मैं ही बना देती हूँ। समझ गई दीदी आप मुझे क्या बोल रही हैं, मैं दरवाजा लीप दूंगी। नैना दरवाजा लीपने बैठ जाती है और थोड़ी देर बाद उसकी सहेलियां उसके द्वार पर आ जाती है। ये क्या है मिस नैना, ये क्या करी आप? आ गई तुम लोग? अरे तुम कहाँ आ गई? कुछ मत पूछो, मैं तो शहर वाली थी लेकिन गांव वाली बना दिया ये मेरे ससुराल वालों ने। ये उम्मीद नहीं थी, अब क्या करोगी तुम? कुछ नहीं, अब मुझे भी ना ठीक लगने लगा है, इतना भी बुरा नहीं है। सिलबट्टी की चटनी में ज्यादा स्वाद तो आता ही है। दिन बीतते जाते हैं और जैसे खरबूजा खरबूजे को देखकर रंग बदलता है, वैसे भी नैना के ऊपर उसके ससुराल वालों का रंग चढ़ चुका था और उसे राहुल से बात बात पर शिकायत करना भी बंद कर दिया, क्योंकि कुछ भी हो उसकी जिंदगी में प्यार तो था। सुबह के समय कल्पना तेजी से पराठे बेल रही है। तभी सावित्री किचन में आकर, अरे बहू कितना समय लगा रही है, जल्दी जल्दी खाना बनाकर ला दे। ऐसा कहकर सावित्री भी डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ जाती है, जहाँ पहले से ही उसका बेटा विनय और उसकी बेटी राधा बैठी होती है। ऐसा लग रहा है कि बहू पता नहीं कौन से 36 पकवान बना रही है, जो इतनी देरी लग रही है। माँ बनाती तो भाभी सिंपल से पराठे और सब्जी ही है, लेकिन लगा देती है वो कई घंटे। मैं भी कॉलेज के लिए लेट हो जाती हूँ और भैया भी ऑफिस के लिए लेट हो जाते हैं। किचन में कल्पना तवे पर पराठा पलटते हुए बाहर की आवाजें सुनकर मन ही मन, हे भगवान, मुझे हर चीज एक तो परफेक्ट बनानी पड़ती है, ऊपर से थोड़ी सी भी कमी रह जाए तो माँ जी मुझे ही बोलेगी और ननद जी भी मुझे बोलेगी, ऊपर से सब कुछ जल्दी रहती है, तो मैं कैसे करूं? कल्पना जल्दी जल्दी नाश्ता बनाकर थाली में सजाती है और सबके सामने नाश्ता लगा देती है। सभी लोग नाश्ता करने बैठते हैं और सावित्री पहली बाइट तोड़कर मुंह में डालते हुए, अरे बहू ये क्या किया तूने, सब्जी कच्ची कच्ची क्यों लग रही है? माँ जी मैंने तो धीमी आंच पर बहुत देर तक पकाई थी भिंडी की सब्जी। अरे तेरे हाथ में ही स्वाद नहीं है, ये मुझे अच्छी नहीं लग रही। भाभी पराठे इतने मोटे क्यों कर दिए हैं? नहीं नैना जी मैंने तो पतले ही बनाए हैं। अरे भाभी इसको पतले नहीं कहते हैं, इसको मोटे ही कहते हैं, आपको पतले बनाने चाहिए थे ना। ठीक है नाना जी, मैं कल से देख लूंगी और पतले कर दूंगी। अरे बेटा तूने नहीं बताया, तुझे कैसा लग रहा है खाना? मुझे तो ठीक ही लग रहा है माँ, भूख लगी है, खाने से मतलब है और वैसे भी मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है। विनय जल्दी जल्दी नाश्ता खत्म करता है और राधा भी अपना कॉलेज बैग उठाती है और सभी अपनी अपनी राह पर चले जाते हैं। घर के सारे लोगों के जाने के बाद कल्पना अपने आप से, चलो सब चले गए, अब मैं खाना खा लेती हूँ पहले। कल्पना डाइनिंग टेबल पर अपनी थाली लेकर बैठती है और पहला निवाला खाते हुए मन ही मन, खाना तो बहुत ही परफेक्ट बना है, पता नहीं कैसे माँ जी को पसंद नहीं आया। तभी उसकी सास सावित्री बाहर गली में घूमकर अचानक कल्पना के पास आकर, अरे बहू खा लिया तूने खाना? हाँ माँ जी खा ही लिया है, अब बर्तन धोने जा रही थी। अरे बहू तू ऐसा कर कि थोड़ी सी सब्जी रोटी पड़ोस की ममता को दे आ, आज उसकी तबीयत ठीक नहीं है तो उसने खाना नहीं बनाया है। वैसे खाना बचा भी है या खत्म हो गया? नहीं नहीं माँ जी बचा है। हाँ हाँ तो बच गया होगा, तो इतना अच्छा तो तू बनाती नहीं है कि सारा खत्म हो जाए। और अब तो तू पड़ोसन के यहाँ देकर आएगी तो वहां भी बेइज्जती ही करवाएगी। अब क्या कर सकते हैं, जो बना है वही देना पड़ेगा, तू दे आ, मैं जरा आराम कर लेती हूँ। ठीक है माँ जी।
सास कल्पना को अपनी बात सुना के सीधे अपने कमरे में चली जाती है। कल्पना रसोई में जाकर झूठे बर्तन धोती है और उसकी आंखें नम हो जाती है। तभी अचानक कल्पना की माँ का फोन आता है। हाँ बेटी, क्या कर रही है? कई दिनों से फोन नहीं किया। क्या करूँ माँ, इतनी बिजी हो गई थी कि टाइम ही नहीं मिलता सारा दिन। हाँ बेटा, मैं समझ सकती हूँ, ससुराल में तुझे ही सारा काम करना पड़ता है। खैर कोई बात नहीं, तू जब टाइम मिले तब मिलने आ जाना। ठीक है माँ, अच्छा मैं रखती हूँ, अभी मुझे और भी काम है। कल्पना अपनी माँ का फोन रख देती है और बचे हुए बर्तन साफ करने लगती है। कल्पना बर्तन धोती है और सब्जी रोटी का डिब्बा लेकर पड़ोस के घर पहुंच जाती है। क्या बात है बहन, तुम्हारी तबीयत खराब है? हाँ, थोड़ा बहुत बुखार लगा है। कोई बात नहीं, खाना ले आई हूँ, खा लो, उठो बैठ के खा लो। कल्पना ममता को सहारा देकर बैठाती है और अपने सामने उनको खिलाती है। ममता भिंडी की सब्जी और पराठे खाकर तुम सच में बहुत अच्छा खाना बनाती हो। तुम्हारी सास भी जब लेकर आती है तो मुझे बहुत पसंद आता है। सही में? हाँ, क्यों, क्या हुआ? नहीं, मेरे घर वालों को तो मेरे हाथ का खाना पसंद ही नहीं आता। पता नहीं कैसे पसंद नहीं आता। एक आध बार उन्हीं से बनवा लो, पता चले आखिर वो कैसे बनाते हैं। कल्पना और ममता आपस में बातें करती है और उसके बाद कल्पना घर आ जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक संडे सभी मौसी के यहाँ घूमने जाते हैं। मौसी की बहू अंजलि उन सबके लिए बहुत अच्छा खाना बनाती है। सभी लोग साथ बैठकर खाना खाते हैं। खाना खाते हुए विनय, अरे वाह भाभी, तुमने तो बड़ा अच्छा खाना बनाया। हाँ भाभी, बहुत दिनों बाद इतना अच्छा खाना खाने को मिला है। क्यों, बहू खाना अच्छा नहीं बनाती है क्या? हाँ ठीक ही बनाती है, लेकिन इतना टेस्टी तो नहीं बनाती। कल्पना को ये सुनकर बहुत बुरा लगता है और वो खाना खाते हुए मन ही मन, मैं इतनी मेहनत करके खाना बनाती हूँ और मेरा बनाया खाना इन लोगों को पसंद ही नहीं आता, और अब तो ये दूसरों के सामने भी मेरी बुराई करने लगे हैं। बातें करते हुए सभी लोग खाना खा लेते हैं। अगले दिन सब लोग वापस घर पर आ जाते हैं। शाम को कल्पना रसोई में जाकर खाना बनाते हुए मन ही मन, आज मैं अच्छा खाना बनाऊंगी ताकि सभी लोगों को पसंद आ जाए। कल्पना मसाला पीसकर सब्जी, चावल, दाल और रोटी तैयार करती है। शाम के समय वो सबको गर्म खाना थाली में लगा कर देती है। खाना खाकर राधा, ये क्या सब्जी बनाई है भाभी, इसमें नमक का तो पता ही नहीं चल रहा है। कल तेज हो गया था तो आज कम डाला है। इसका तो हाथ ही सही नहीं है, कभी कम कभी ज्यादा, बस यही चलता रहता है, कभी तो परफेक्ट होता ही नहीं है। ऐसा कर, तू ही खाना बनाकर खुद ही खा लिया कर। सावित्री की बात सुनकर कल्पना को बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो चुप रहती है। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। कल्पना रोज खाना बनाकर उन लोगों को खिलाती और वो कोई न कोई बुराई जरूर निकालते। एक दिन कल्पना की जेठानी रेखा, जो शहर में अलग रहती है, उसका फोन आता है। हाँ रेखा बहू, कैसी हो? बहुत दिनों से मिलना जुलना नहीं हुआ। हाँ माँ जी, मैं भी यही सोच रही थी। आइए आप लोग संडे को छोटी बहू को भी लेकर आ जाइए, हम बैठेंगे, बातें करेंगे और साथ में खाना भी खाएंगे। ठीक है बहू, हम संडे को पक्का तुम्हारे घर आएंगे। सावित्री फोन रख देती है। ऐसे ही रविवार का दिन आता है और सावित्री, राधा, विनय और कल्पना शहर में रहने वाली जेठानी रेखा के घर पहुंच जाते हैं। रेखा रसोई में खाना बना रही थी और कल्पना उसके पास जाकर, जेठानी जी लाइए, मैं भी खाना बनाने में आपकी मदद कर देती हूँ। अरे नहीं कल्पना, मैंने तुम्हें खाने पर बुलाया है, तुम आराम से बाहर बैठो, मैं बना लूंगी। कल्पना चुपचाप वहीं खड़ी रहती है और मन ही मन अपने आप से, कहीं ऐसा ना हो कि मैं बाहर बैठी रहूं और जेठानी जी को मेरा बैठना बाहर बुरा लगे। नहीं नहीं, आप लाओ ना, मैं करवा देती हूँ, मैं सब्जी काट देती हूँ। रेखा मुस्कुराकर सब्जी आगे बढ़ा देती है। कल्पना चाकू लेकर घबराते हुए सब्जी काटने लगती है। देखो ना जेठानी जी, इसे कैसे काटूं, क्या ये बिल्कुल सही साइज है? हाँ जैसे मर्जी काट लो, इसमें भला क्या दिक्कत है? वैसे देवरानी जी, तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? कुछ नहीं। थोड़ी देर बाद रेखा कढ़ाई में मसाला भूनने लगती है। कल्पना बहुत बेचैनी से कढ़ाई के पास आकर झांकते हुए, जेठानी जी, आपने बहुत अच्छा मसाला भुना है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। हाँ, लेकिन तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? कोई बात है क्या? जरा मुझे साफ साफ बताओ। नहीं नहीं जेठानी जी, ऐसी कोई बात नहीं है, कुछ नहीं हुआ। अरे तो बताओ तो सही, क्या बात है? समस्या बताओगी तभी तो कोई समाधान निकलेगा। अरे जेठानी जी, माँ जी और ननद जी तो मेरे हाथों का खाना पसंद ही नहीं करती हैं, बस हमेशा बोलती है कि तू खाना खराब बनाती है, खाना बनाकर खुद ही खा ले। रेखा कल्पना की बात सुनकर मुस्कुराते हुए, अगर वो ऐसा बोलती है तो तू बिल्कुल वैसे ही करना, इसमें क्या दिक्कत है? मतलब जेठानी जी, मतलब जैसा वो बोल रही है बिल्कुल वैसा ही कर। तू कल से खाना बनाया कर और चुपचाप खुद ही खा लिया कर।
अब कल्पना रेखा की बात समझ जाती है। सभी लोग खाना खाने के बाद वापस घर आते हैं। अगले दिन सुबह कल्पना सबसे पहले उठकर रसोई में जाती है। उधर डाइनिंग टेबल पर बैठी सावित्री, विनय और राधा खाने का इंतजार करते हुए। सुबह के 8 बज चुके हैं, अभी तक रसोई से खाना बाहर क्यों नहीं आया? हाँ बेटा, बहू हमेशा ही देर लगा देती है। तभी कल्पना रसोई से केवल अपने लिए एक प्लेट में बढ़िया सा पराठा और ऑमलेट सजाकर बाहर लाती है और डाइनिंग टेबल पर बैठकर अपना खाना खाने लगती है। अरे बहू, ये क्या कर रही है तू खाना बनाकर खुद ही खा रही है? हमारा खाना कहाँ है? हम सब भूखे बैठे हैं यहाँ टेबल पर। माँ जी, आप ही तो कहती हो कि खाना बनाकर खुद ही खा ले, तो मैं खाना बनाकर खुद ही खा रही हूँ। सावित्री कल्पना का ये जवाब सुनकर हैरान होते हुए, तेरी इस बात का मतलब क्या है बहू? तू सीधे सीधे जवाब क्यों नहीं देती? मतलब क्या माँ जी, मेरे हाथ का खाना वैसे भी आप लोगों को कभी पसंद नहीं आता। कभी मेरे पराठे मोटे हो जाते हैं तो कभी टेढ़े हो जाते हैं, कभी सब्जी में नमक कम होता है तो कभी दाल बहुत तीखी हो जाती है। तो मैंने भी सोच लिया है कि आज से खुद ही बनाकर खुद ही खा लिया करूंगी। अरे तो हम सब क्या आज भूखे ही मरेंगे इस घर में? अब माँ जी, आप इतना अच्छा और स्वादिष्ट खाना बनाती हो तो आप खुद भी अपने लिए तो बना ही सकती हो ना। नन्ना जी, आप भी कॉलेज जाने से पहले अपने लिए खुद ही बना लो। अरे तुम लोगों के इस रोज रोज के पचड़े में मेरा तो आज ऑफिस के लिए लेट होना बिल्कुल पक्का है। मैं तो आज बाहर किसी होटल में ही खाना खा लूंगा। मैं जा रहा हूं। विनय गुस्से में चला जाता है। विनय के जाने के बाद कल्पना भी अपना खाली बर्तन समेटती है और मुस्कुराते हुए अपने कमरे के अंदर चली जाती है। सावित्री और राधा एक दूसरे का मुंह ताकते हुए, बहू ने तो आज दोपहर का खाना भी नहीं बनाया, वो तो कमरे में जाकर सो गई। बेटी राधा, अब बहुत तेज भूख लग रही है, तू जाके रसोई में कुछ बना ले। माँ, मैं भला कैसे बनाऊंगी? रसोई में इतनी भयंकर गर्मी है, ऊपर से मुझे आता भी नहीं है। क्या हम दोनों आज दिन भर भूखी ही रहेंगे? जा, तुझे जैसा भी आता है बना ले। ठीक है माँ, तुम कहती हो तो मैं चली जाती हूँ। राधा छुड़कर रसोई की तरफ बढ़ती है और खाना बनाने लगती है। गर्मी के कारण उसका बुरा हाल हो जाता है और वो पसीना पोंछते हुए सब्जी काट रही है। भाभी को जबरदस्ती माँ ने बोल दिया कि खुद ही बनाकर खा ले, अब मुझे ही बनाना पड़ा है। इससे तो अच्छा भाभी ही खाना बना देती, कम से कम खाने को तो मिल जाता। राधा किसी तरह रो धोकर गोभी आलू की सब्जी और जली कटी रोटियां थाली में परोस कर बाहर लाती है। बेटी, बना लिया क्या तूने नाश्ता? ला जल्दी से परोस से। हाँ बना लिया माँ, ये लो खा लो। सावित्री और राधा डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खाने लगते हैं। सावित्री जैसे ही खाना खाती है उसका मुंह बन जाता है। अरे बेटा, ये क्या तूने सब्जी बनाई है? इस गोभी आलू की सब्जी में तो आलू तो पूरी तरह कच्चे हैं और मसाला कहीं मिक्स नहीं हुआ है। ये वैसे का वैसे ही रह गया है। ये तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही है, ना नमक है ना मिर्च। माँ, अब मुझे मत बताओ, एक तो बड़ी मुश्किल से मैंने इस गर्मी में खाना बनाया है, ऊपर से आप इसमें कमियां निकाल रही हो। पूरी गलती आपकी है। आप ही रोज भाभी को बोलती हो कि खुद बनाकर खा लो, और अब मुझसे नहीं बनने वाला ये खाना वाना, आप खुद ही जाकर बना लेना। ये रसोई का बाहरी काम मेरे बस की बात नहीं है, मुझे चक्कर आ रहे हैं। अब सावित्री जैसे तैसे खाना बनाती है। शाम ढल चुकी थी और विनय दफ्तर का काम खत्म करके घर लौटता है। सावित्री हॉल में बहुत ही उदास और भूखी बैठी है। विनय को देखकर सावित्री, देख रहा है बेटा विनय, तेरी बीवी का नाटक। अभी शाम को भी उसने खाना नहीं बनाया है, अब क्या हम भूखे रहे? तो अपनी जोरू को कुछ कहता क्यों नहीं है? सब लोग भूखे पड़े हैं। अपनी माँ की बात सुनकर विनय कल्पना को आवाज लगाते हुए, कल्पना जरा बाहर आओ। कल्पना कमरे से मुस्कुराते हुए बाहर आती है और विनय के सामने खड़ी हो जाती है। क्या है ये सब कल्पना? तुमने आज रात का खाना बाकी सबके लिए क्यों नहीं बनाया? क्या करूं खाना बना के? किसी को मेरे हाथ का खाना वैसे भी पसंद नहीं आता है, तो इससे अच्छा है कि सबको खुद ही बनाकर खाना चाहिए। और वैसे भी माँ जी तो रोज कहती है कि खाना बनाकर खुद ही खा लो। माँ, ये बात तो कल्पना की बिल्कुल सही है। खाने में तो रोज ही कमी निकलती है इस घर में, और आप तो बहुत बार इसे बोल चुकी हो कि खुद बनाकर खा ले, तो उसने आपकी बात तो मानी है। अब आपकी बात नहीं मानती तो आप ही बोलती कि मेरी बात नहीं सुनती। विनय की बात सुनकर सावित्री का मुंह बंद हो जाता है। थोड़ी देर बाद कल्पना फिर से किचन में जाती है और अपने लिए खाना बनाकर खुद ही खा लेती है। अब सावित्री सालों बाद खुद खाना बनाने के लिए रसोई के अंदर जाती है। चूल्हा जलाने के बाद उसकी हालत खराब हो जाती है। हे भगवान, इस तपन में खाना कैसे बनाऊं? मुझसे तो नहीं हो रहा है। अरे मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। सावित्री मसालों के डिब्बे खोलती है, पर हड़बड़ाहट में कहीं मिर्ची नहीं मिल रही होती है तो कहीं नमक गायब होता है। वो बहुत परेशान होकर जब सब्जी काट रही है तो हाथ उसके फिसलने लगते हैं और सब्जी की पूरी प्लेट नीचे गिर जाती है।
ओफो, ये क्या मुसीबत है, सब कुछ बिखर गया। सावित्री किसी तरह बची सब्जी कढ़ाई में डालती है, पर जैसे ही तड़का लगा रही होती है तो तेल अचानक ऊपर आ जाता है और उसकी साड़ी पर गिर जाता है। अरे बाप रे, ये तेल तो सीधे ऊपर आ गया है। अरे बाल बाल बची मैं तो। सावित्री रोध होकर बड़ी मुश्किल से जैसे तैसे खाना पूरा करती है और खाने को थाली में सजाकर बाहर लाती है। थाली मेज में रखकर सावित्री देखती है कि खाना पूरी तरह से जल चुका है और रोटियां कड़क हो गई हैं। बेटा विनय, तू जो भी है खा ले बेटा। बेटी राधा, तू भी आजा, खाना खा ले। विनय और राधा बेमन से खाना खाना शुरू करते हैं। कैसा लगा तुझे मेरे हाथ का खाना? अच्छा बनाया ना? ठीक ही लगा मुझे तो, भूख लगी है तो खा रहा हूँ। माँ, भैया क्या बोल रहे हैं? ठीक ही लगा। ये भला कोई ढंग का खाना है? इंसान ऐसे खाना खाते हैं क्या? ये तो हर जगह से बुरी तरह जला हुआ है और कहीं कहीं तो ये कच्चा भी है। नमक तो इसमें एक तरफ पड़ा है, सब्जी में कहीं मिक्स ही नहीं हुआ है। अरे मुझसे नहीं बनता ये खाना वाना, सालों से मेरी आदत पूरी तरह से छूट गई है। हाँ क्या, लेकिन माँ गलती भी तो पूरी तरह तुम्हारी ही है। तुम ही तो भाभी को कहती हो कि खुद ही बनाकर खा ले। चुप कर, गलती तेरी भी तो है। तू भी तो रोज रोज 100 नखरे करती थी भाभी के बनाए हुए खाने में। कभी नमक कम है, कभी मिर्च कम है, तो कभी पराठे मोटे हो गए हैं। पूरा परिवार बेस्वाद और जला हुआ खाना खाता है। अगले दिन जैसे ही सुबह कल्पना बहू रसोई में जाने के लिए अपने कमरे से बाहर निकलती है, सावित्री और राधा चौकन्ने हो जाते हैं। माँ, भाभी रसोई में जाकर फिर से सिर्फ अपने लिए खुद खाना बनाकर खा लेगी। हाँ बेटी, वो तो हमारी तरफ देखेगी भी नहीं और खुद जाकर अंदर चली जाएगी। तो अब हम क्या करें माँ? क्या आज भी हम भूखे ही मरेंगे? क्या करें, चलो अपनी इज्जत छोड़ते हैं और उल्टी गिनती लगाते हैं। बहू के पास चल के सीधे उससे माफी मांगते हैं। सावित्री और राधा दोनों जल्दी से पैर बढ़ाकर कल्पना के सामने आकर, अरे बहू, हमें माफ कर दे, पूरी गलती हमारी ही थी कि हम तेरे इतने अच्छे खाने में हमेशा कमियां निकालते थे। हाँ भाभी, हमें माफ कर दीजिए। आप सचमुच बहुत ही लाजवाब और अच्छा खाना बनाती हैं। वो तो हम ही फालतू में जबरदस्ती खाने में कमियां निकालते रहते थे। हाँ बेटा, आज से तो पूरे घर का खाना बनाना और हम सबको भी अपने हाथ से प्यार से खिलाना। माँ जी, मैं इस परिवार के लिए खाना बनाकर खिलाना अपनी जिम्मेदारी समझती हूँ और बड़े प्यार और अपनेपन के साथ पूरा मन लगाकर खाना बनाती हूँ। लेकिन उसके बाद भी जब मेरे बनाए खाने की कोई बुराई करता है तो मुझे दिल से बुरा लगता है। हमने तो सच में ये सब सोचा ही नहीं कि तुझे भी बुरा लगता होगा। और वक्त के साथ साथ मैं भी ये भूल गई थी कि खाना बनाने में बहुत मेहनत लगती है और उस मेहनत की हमें कद्र करनी चाहिए। ठीक है माँ जी, आप लोग परेशान मत होइए, आप लोग बैठिए, मैं आप लोगों के लिए जल्दी से खाना बना देती हूँ। सावित्री और राधा डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ जाती है और किचन में कल्पना बहुत ही बढ़िया गर्मा गर्म फूले हुए पराठे और आलू की मसालेदार सब्जी साथ में दाल चावल बनाकर लाती है। पूरा परिवार मेज पर बैठ जाता है और खाते हुए सावित्री, बड़ा अच्छा है बहू, आज तो ये सब्जी एकदम परफेक्ट बनी है, खाकर दिल खुश हो गया। सचमुच बहुत ही नपे तुले हाथ है तेरे, मसालों का स्वाद एकदम ही सही बैठता है। हाँ भाभी, बहुत अच्छी सब्जी बनाई है आपने और इस चावल दाल में तो ऐसा लग रहा है कि असली रस आ गया हो, मजा आ गया। कल्पना सबके चेहरों पर खुशी देखकर बहुत खुश होती है और सबको प्यार से खाना परोसती है। घर का पुराना मनमुटाव हमेशा के लिए दूर हो जाता है।